जय हिंद एवरीवन। आपका फिर से स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। आज हम फिर स्टार्ट करते हैं आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स। अंडर दैट हम ये वाले टॉपिक कवर करेंगे। नियर अबाउट 14 टॉपिक है जो आज द हिंदू का ने काफ़ी एक्सटेंसिव मैनर में डिस्कस किया है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट यस, डिस्पाइट आई विल ट्राई टू कवर इट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ मैक्सिमम 50 मिनट्स। ओके, तो जो मेजर टॉपिक है देखते हैं। पहला स्टार्ट होता है कि वाइट पेपर गवर्नमेंट ने किया है कि उनके पहले की जो 10 साल की गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या मिस गवर्नेंस किया था और इन्होंने क्या आके रिफॉर्म किया। तो जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि व्हाट आर द मेजर एरिया वेयर द गवर्नमेंट हैज रिफॉर्म्ड एंड यस व्हाट आर द मेजर लैकुना दैट वाज देयर इनटू द गवर्नमेंट प्रोसेस इनटू द इकोनॉमी। उसके बाद हम देखेंगे ये फ्री मूवमेंट रेजिम है जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर को लेके है, इसको लेके काफ़ी टसल हो रहा है। कुछ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि अरुणाचल, असम एंड मणिपुर सपोर्ट कर रहे हैं कि आप हटा दीजिए, लेकिन नागालैंड और मिजोरम की तरफ से इसका अपोजिशन आ रहा है कि नहीं, ये हटाना सही नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, वो हटा सकती है। तो पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ पे आ जाती है। और पेपर 2 इंडिया म्यांमार रिलेशन के बीच में भी कुछ टसल को देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे कि जो फायर क्रैकर फैक्ट्री में अभी ब्लास्ट हुआ है मध्य प्रदेश में, तो उसको एक बार देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से एंड यस एथिक्स के पर्सपेक्टिव से कि अगर गवर्नेंस सही होता तो लोगों की जान बच सकती थी। और वहाँ पे देखेंगे कि कंडीशन क्या है कि लोग इतने थ्रेट वाले कंडीशन में भी जाके काम करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटर रिजेक्टेड एक्विजिशन बाय द कनाडा। कनाडा का ये है, आरोप है कि इंडिया ने उसके जो इंटरनल इलेक्शन होते हैं वहाँ पे इंटरफेयर करता है। तो इंटरनल रिलेशन, इंडिया कनाडा रिलेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2। फिर इंडियाज कालानट प्रोजेक्ट को जो अभी झटका लगा है ड्यू टू द सिविल वॉर इनटू द म्यांमार, उसको देखेंगे। इंडिया म्यांमार रिलेशन जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। मद्रास हाई कोर्ट ने एक अपना ऑब्जर्वेशन दिया है जो बीजेपी के चीफ तमिलनाडु के हैं, उन्होंने एक्यूज किया था कि जो फायर क्रिकेट पे बैन है वो एंटी हिंदू है। तो इन्होंने कहा ऐसा मत कहिए, ये इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से है, हर चीज़ में आप धर्म को मत अंदर लाइए, इससे एक जो स्पिरिट है सेकुलरिज्म को उसको झटका लगता है। देन हम देखेंगे कि ओबीसी कैंडिडेट का जो अपॉइंटमेंट है वहाँ पे मैनिपुलेशन है, उसको देखते हैं जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से, आर्टिकल 15 एंड 16। आफ्टर दैट एक ये डेटा है कि वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट कमीशंस उसमें केवल 5% है। और अभी जो ऑब्जर्वेशन है राइट टू इन्फॉर्मेशन जब से हुआ है उस कमीशन में तो मैक्सिमम जो गया है 9% गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो जीन एडिटिंग है उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमने देखा है कि अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कुछ ऑफ द डिजीज के लिए ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को, पहले इसको बैन करके रखा था। तो जीएस पेपर 3 एंड पर्टिकुलर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी मेंस का फोर्डर पॉइंट हो सकता है। ठीक है, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज कर्नाटका एरिया में अभी देखने को मिला है, इसके केसेस बढ़ रहे हैं। तो देखेंगे क्या है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 के में आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज पैरामाउंट, ये किस केस में है? इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी उत्तराखंड में आया है उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जीएस पेपर 2 एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चार्टिंग द पाथ ऑफ पॉपुलेशन कमिटी, जो अभी हमने देखा था, फिनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि हम हाई लेवल कमीशन और कमिटी करेंगे जो रिकमेंड करेगा फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ की कैसे उस चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी को लेना है। तो जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से एक बार देखते हैं, काफ़ी डिटेल एनालिसिस है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने बोला कि कॉर्पस है, हम 50 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, उसको देखते हैं कि क्या है वो, स्मोक एंड मिरर है कि सच में एक गोल्डन इंटरवेंशन है। तो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट में जो पेटीएम पेमेंट बैंक पे आरबीआई ने बैन लगाया है, तो उसको एक बार और ब्रीफ में रिकैप कर लेंगे। तो आज का सेशन इसी बेसिस पे होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला फ्रंट पेज से।
फ्रंट पेज पे ये वाइट पेपर गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी यूपीए की गवर्नमेंट 10 ईयर्स में ली थी, एक भी अच्छा रिफॉर्म नहीं लिया था। मैक्सिमम उन्होंने पॉलिसी पैरालिसिस करके रखा था और भी काफ़ी आरोप लगाए हैं। तो उन्होंने कहा है कि 47 पेज का इन्होंने पेपर जो सबमिट किया है, वाइट पेपर, और इन्होंने कहा है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज रिजुनोवेटेड द इकोनॉमी फ्रॉम द यूपीएस पॉलिसी स्टेटस एंड मिस गवर्नेंस। और क्या बोला है कि यूपीए ईयर वाज द हाई ग्रोथ टू द रिफॉर्म अंडर, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो यूपीए का ग्रोथ कुछ दिन के लिए 9-10% जा रहा था, वो उनके कारण नहीं था, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो रिफॉर्म लिया था उसके कारण था। और उन्होंने कहा हमारा जो 2014 के पास जो था वो सब हमारा ही था, पिछली गवर्नमेंट का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। पॉजिटिव केवल हमने किया है, निगेटिव सारा यूपीए ने किया है, इनका मानना। इन्होंने माना कि हमने बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म किए, आधार और जीएसटी पे भी हमने लाए हैं। ये यूपीए सपना भी नहीं दे सकती थी, डिस्पाइट यूपीए बोल रही कि ये सब तो सारे बिल तो हम ही ने लाए थे, आप ही ने तो इसको डिफीट किया था, क्योंकि उस समय हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, आप ही बीजेपी की ही थी जो पार्टी, वही इसकी सबसे ज़्यादा अपोज कर रही थी। जीएसटी पे तो मोदी जी खुद गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपोजिशन किया था, तो उन्होंने ब्लैक पेपर लिया, वो भी हम देखेंगे। इस पेपर में बोला गया कि अरे ये हाइड्रा हेडेड चैलेंज देके गई थी यूपीए गवर्नमेंट। हाइड्रा हेडेड का मतलब एक स्पीसीज होता है जिसको आप एक बार मारेंगे तो उसका दुगुना पैदा हो जाएगा, 2 पैदा हो जाएंगे, 2 को मारेंगे 4 पैदा हो जाएंगे, उनको जितना आप कट करेंगे उतने पीसेस में वो नए हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला इतना चैलेंज देके गया था। तो the paper noted that listing out improvement in the various macroeconomic and infrastructure indicators such as the inflation, reserves and हाईवे बिल्डिंग पेस का इन्होंने कहा कि ये सब का इन्होंने डेटा दिया है कि हमने कितना करा है। फिर इन्होंने कहा टू जनरेट ए वाइडर मोर इन्फॉर्म्ड डिबेट ऑन द पैरामाउंसी ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। इन्होंने कहा कि अब हमारी गवर्नमेंट ये दिखाएगी कि कोई भी गवर्नमेंट है वो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट पे काम करे, वो अपना पर्सनल पॉलिटिकल जो बेनिफिट होता है उसको ना देखें। उन्होंने बोला था कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, इंडिया फ्रेजाइल 5 में था, अभी हम लोग टॉप 5 में हैं, तो ये तो हम लोग डेली सुनते हैं। फिर इन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक पॉलिसी फोकस हैव बीन द अनड्यू द डैमेज ऑफ द प्रीवियस डिकेड। तो इन्होंने कहा सो भी डैमेज करके गए थे, वही हम सही कर रहे थे। फिर इन्होंने स्कैम की भी बात की है कि कितने स्कैम हुए थे, उन्होंने 13 स्कैम 15 स्कैम हाई प्रोफाइल स्कैम को किया, और इनके टाइम में जो भी आया था उसको कहा था उसको गायब कर दिया है। ठीक है, जैसे वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का है, पिलाटस बेसिक टर्रेनर एयरक्राफ्ट का है, ये सब का मेंशन नहीं है। इन्होंने यहाँ तक कि इसको जो डीमोनेटाइजेशन था उसको भी गायब कर दिया है, बोला है कि नहीं हमने ब्लैक मनी को लाने का प्रयास किया था। इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो फॉरेक्स रिजर्व था वो हमारे टाइम में अभी हमने ऐसा कर दिया कि हमारे पास 10 से 10.5 महीने का एडवांस में रहता है इंपोर्ट करने का। आज है तो 10 इतना रिजर्व है कि आगे के 10 महीने तक हम लोग ला सकते हैं, उनके जमाने में सिर्फ 6 महीने तक का था, तो काफी कम था। तो उन्होंने कहा उन्होंने कम किया था क्योंकि ऑलरेडी एपी अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में उन्होंने ज़्यादा करके गए थे, तो ऐसा कुछ है। कांग्रेस लेके आई है, क्या लेके आई है, इन्होंने अन्याय काल लेके आया है कि ये अन्याय काल चल रहा है। इसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सबवर्जन ऑफ इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पे वुमेन्स एंड माइनॉरिटी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इन्होंने पूरा बोला है, बोला यहाँ पे याद दिला दिया कि मोदी जी आप ही थे जो जीएसटी को लेके विरोध कर रहे थे, और आप ही थे बोलते थे कि 50% टैक्स शेयर स्टेट के पास जाना चाहिए। तो इन्होंने याद दिलाया, उन्होंने बोला कि आज जो साउथ के स्टेट कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश से डिमांड कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको डिवाइड करना है इंडिया को, वो अपना राइट मांग रहे हैं जो आपने भी मांगा था। तो ये सब कुछ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग लेंगे वो इंडिया म्यांमार फ्री मूवमेंट रेजिम था, उसको गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया है, तो उसको लेके लेंगे। तो क्या था ये, अभी इसका बेसिक जानते हैं। इसमें यह है कि जो आसपास के ट्राइबल पीपल हैं वो 16 किलोमीटर बॉर्डर के आर पार जा सकते हैं, मतलब म्यांमार वाले इधर आके आ सकते हैं 16 किलोमीटर तक, लेकिन उनको आसपास के ट्राइबल आइडेंटिटी के, ऐसा नहीं कि आप यूपी से बिहार से जा रहे हैं तो आपको भी आने देंगे। तो ये चीज़ें क्लियर रखिएगा। और ये है कि 1 साल का बॉर्डर पास भी बनता है, वो रिन्यू होता रहता है। फिर होता है कि आप उस पार जाके 2 सप्ताह तक भी रह सकते हैं, मतलब स्टे 2 वीक
क्योंकि वहां पे इंटर बॉर्डर जो है ना, वो कम्युनिटी की बॉन्डिंग है। जो ट्राइब इस पार रहती है उसके रिलेशनशिप उधर है, उधर वालों के इधर है, क्योंकि वो एक ही एथनिक ग्रुप के हैं। जैसे आप नेपाल बॉर्डर पर भी देखेंगे, थारू वाले एरिया में शादियां होती हैं बॉर्डर की इस तरफ उस तरफ, तो यहाँ पे भी फ्रीडम है। इसका हिस्ट्री है कि इसका स्टार्ट किया था 1968 में ही। तब 40 किलोमीटर तक वो की फ्रीडम था, अभी घटा के 2004 में उन्होंने 16 किलोमीटर किया था। तो ये भी याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो बॉर्डर सबसे ज़्यादा इंडिया का है लैंड बॉर्डर, वो बांग्लादेश के साथ है पहले पे, सेकंड पे चाइना के साथ है। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि चाइना खूब लंबा दिखता है ना आपको, तो लगेगा यही है, लेकिन बांग्लादेश टेढ़ा मेढ़ा है एकदम, लेकिन उसकी जो लेंथ है ज़्यादा है। 100 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस है। 4000 के आसपास बांग्लादेश के साथ है, 39 किलोमीटर के आसपास और चाइना के साथ है। तो प्लीज रिमेंबर दैट। इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड मिला है मुथैया मुरलीधरन को, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, यूपी पीसीएस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो रेलिवेंट है हमारे लिए, कि एमपी के विलेज में जो फायर क्रैकर का ब्लास्ट हुआ है, इसको लेके देखते हैं। पहली बात कि एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव आ गया, कि यहाँ पे गवर्नमेंट को जो रूल और रेगुलेशन है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे फॉलो नहीं किया। डेथ जो है वो कम दिखा है, जो वहाँ पे रिस्क ऑपरेशन था वो नहीं था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये तो हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। एथिक्स के पर्सपेक्टिव से हो गया कि आप भी जाके जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे तो कहीं ना कहीं ये वहाँ पे फॉल आउट है। अगर वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा होता है, चेक करता होता, तो इतने लोगों की डेथ नहीं होती। तो दिस इज द कंपैरिजन व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टेक डिसीजन, टेक ए हायर पोजीशन, यू शुड थिंक। क्योंकि यहाँ पे देखिए लोग 300 रुपये पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं। इस हिसाब से तो 9000 हुआ, पूरे 30 दिन जाए काम करने। और अगर वो 4 दिन की छुट्टी ले, 2 दिन की वो लीव ले ले, मेडिकल लीव, तो उस समय तो 6000 पे आ जाएगी। तो दैट कंडीशन है कि लोग अपना जान जोखिम में भी डाल के वो कर रहे हैं। यही स्टेटस है इस समय इन इंडिया। ये देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर, चैम डांस किससे रिलेटेड है? तिब्बतन न्यू ईयर्स जो होता है लोशद, तो लोशद याद रखना है आपको, और चैम डांस याद रखना है, ठीक है ना। ये देख लीजिए। और ये पिक्चर है वो टासी लूनपो मोनेस्ट्री बिलाकुप्पे इन मैसूर का है, मैसूर कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया कनाडा का रिलेशन एक बार फिर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि अगेन कनाडा ने ये कहा है कि इंडिया का जो है वो हमारे इंटरनल इलेक्शन में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं निगेटिव ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। तो एक पॉइंट इसको याद रखिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, कालाडान प्रोजेक्ट। म्यांमार में कालाडान एक रिवर है, और ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंडर में हम चाहते हैं कोलकाता को, जो म्यांमार का सीटवे पोर्ट है उससे कनेक्ट करें, और फिर वाटरवे से होते हुए यही कालाडान जो रिवर है उससे होते हुए फिर लैंड से होते हुए हम पहुंच जाए नॉर्थ ईस्ट में, एजॉल मिजोरम में। तो ये हमारा प्लान चल रहा है अभी तक। इसमें हमारा प्रोजेक्ट था कि 500 मिलियन डॉलर को करें, लेकिन ऑलरेडी 2017 में ही रोहिंग्या क्राइसिस के कारण ये रुक गया था। अभी हम देख रहे हैं कि अभी सिविल वॉर चल रहा है, उसके कारण रुक गया है। तो आप थोड़ा याद रखिएगा उनके जो प्रोविंस है जहाँ पे लड़ाई चल रहा है, राखिन प्रोविंस है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रखिएगा, जो रिबेल है अराकान आर्मी है वो लड़ रही है। तो एक बार मैप में थोड़ा सा लोकेट करते हैं। हाँ, ये जो हारदा जहाँ पे बम विस्फोट हुआ है, ये मैं शो करना भूल गया, यही पे है। और ये इंदिरा ये रिजर्वायर है, इंदिरा सागर रिजर्वायर है। ये नर्मदा का जो वाटर आता है, ये नर्मदा रिवर है, ये ब्लू वाली दिख रही है ना, ये नर्मदा का पानी आता है, यहाँ आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है। ये इरिगेशन एंड पावर पावर प्रोडक्शन के लिए है। और ये है हरदा जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। तो थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखिएगा, इंदौर से इसकी डिस्टेंस ये है। और कुछ इंपॉर्टेंट एरिया दिख रहा है यहाँ से, इंदौर, इंदिरा सागर, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट। और हम लोग क्या देख रहे थे? यस, काला डॉन, यस, काला डन। ये देखिएगा कोलकाता पोर्ट से यहाँ पे कालाडन सितवे, और ये रिवर है कालाडन, यहाँ से होते हुए यहाँ तक वाटरवे में जाएंगे। यहाँ के बाद हम लोग रोडवे से एजॉल पहुँच जाएंगे। प्लेटवा ये एरिया है जहाँ पे हमने देखा है कि सिविल जो वार कंटिन्यू है, वहाँ पे वो कैप्चर किए हुए हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे, नहीं, ये देखिए मैप, यहाँ पे जो राखीने हैं, यहाँ पे रोहिंग्या का इशू चल रहा है, यहाँ पे भी सिविल वॉर चल रहा है, चीन प्रोविंस। ये जो शागइंग है, शागइंग, ये जो है ये म्यांमार और नागालैंड से अटैच है, और जो काचीन है, काचीन अरुणाचल प्रदेश से अटैच है। दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम लोग कवर करेंगे, दिस इज यस, मद्रास हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। जो तमिलनाडु के बीजेपी चीफ है, उन्होंने आरोप लगाया था कि ये फायर क्रैकर पे जो बैन होता है वो एंटी हिंदू है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि प्लीज डोंट डू जस्ट दिस टाइप ऑफ द जिंगोइज्म बिकॉज इट विल prove very fatal for the secular fabric of this country. If you will start bringing everything on the name of the religion, this is not good for means healthy for a society or a country. यहाँ पे है कि ओबीसी कैंडिडेट का जो अपॉइंटमेंट है वहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन है कि जैसे अगर 27% रिजर्वेशन है और 20% उन्होंने दिया है और 6% 7% नहीं दे पाए, तो वो क्या करेंगे, जो ओबीसी के कैंडिडेट जनरल से होते हैं उनको भी वो जैसे होता है ना क्रीमी लेयर या जनरल के कट ऑफ से करें, जिनको उन्होंने रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाया, उनको भी ये इसमें काउंट करके दिखा देते हैं कि 27% इनका हो चुका है, सीट फुल हो गया। तो ये तो खुद पार्लियामेंट्री पैनल के जो है बीजेपी के एमपी, उन्होंने ही इस मुद्दे को उठाया है कि ऐसा हो रहा है आजकल। दिस इज द केस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यस, वुमेन्स का जो पैनल में हमने देखा है कि इंफॉर्मेशन कमीशन या अदर पैनल्स में है, उसका रिप्रेजेंटेशन 5% है, मैक्सिमम 9% रहा राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन जब से इसको गठित किया है। तो प्लीज़ ये याद रखिएगा, वुमेन्स की जब भी एम्पावरमेंट की बात करेंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन का ये हाल है अभी भी। 10 साल मोदी जी के उसके बाद भी, और उसके 10 साल पहले यूपीए की थी, तो ये है। तो आप कभी जब प्रॉस दीजिएगा तो कौन सी भी दीजिएगा कि इस एरिया में अभी ज़रूरत है सही करने का। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है? क्रिस्पर टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी है, जैसे ये जीन है आपका, ठीक है ना, जीन में आपके सारे जो बिहेवियर होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो कोडेड होते हैं। उसी में बीमारियां भी कई बार जेनेटिक होती हैं, वो इन्फेक्टेड होते हैं, जीन में ही होती हैं। तो ये वाला मानिए जीन इन्फेक्टेड है, नहीं, इस टेक्नोलॉजी के साथ क्या करते हैं, इसको कट करके इसके जगह पे हेल्दी जीन लगा देते हैं। तो जो आपका आने वाले जनरेशन होगा उस पर ये जीन का इम्पैक्ट नहीं होगा। और कई बार बच्चे जब पेट में होते हैं तभी ही प्रेगनेंसी के ही कंडीशन में ये चेंज किया जा सकता है। तो काफ़ी ये अच्छा है। जैसे कई बीमारियां हैं, यहाँ पे दिया है सिकल सेल एनीमिया, जो ट्राइबल्स में काफ़ी होते हैं, उनमें ये सही किया जा सकता है। जैसे बीटा थैलेसीमिया है, उसमें होता है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए परमिट दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि ठीक है, अब वो इसका यूज करके हम सही कर लेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन इसका एथिकल भी इशू है कि इसको कई बार हम लोग जैसे अपना शेप चेंज करने के लिए या बच्चे सुंदर पैदा हो, ये सब करने के लिए, तो हम कहीं ना कहीं नेचर के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। तो इसका एथिकल इशू है, तो एथिक्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इन्होंने और चीज बोला है कि आप टर्शियरी केयर में तो अलाउ कर ले, लेकिन प्राइमरी जो सर्विसेज है हेल्थ केयर में ट्राइबल एरिया में बहुत खराब है, उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे, डायरेक्ट आप टर्शियरी पे चले जा रहे हैं। जेनेटिक के लिए कौन जाएगा, कौन ट्राइबल ऐसा है जो उसको रीच होगा? अगर आप गवर्नमेंट में फ्री में भी दे रहे हैं, ट्राइबल एरिया से दिल्ली आना कितना वो है, फिर नंबर लगाना, फिर उसके बाद यहाँ स्टे करना, दे दिस इज नॉट अफोर्डेबल टू देम। तो क्यों ना पहले प्राइमरी केयर पे ही करें। ये क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे और भी क्रिटिसिज्म है कि जो है अभी तक इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हमको नहीं पता है, लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है इसका नहीं पता है। हो सकता है 3 साल बाद सो करे, 10 साल बाद सो करे, तब आप क्या करेंगे? अभी आप अलाउ कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कि इसका कैसे विरोध चल रहा है, एथिकल इशू भी आ रहा है। तो यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, अभी हमने कर्नाटका में देखा है कियाशानूर फॉरेस्ट डिजीज। ये डिजीज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? ये शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वो 1956 से स्टार्ट हुआ था, और ये स्टार्ट हुआ था किशानूर, किशानूर जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें हुआ था, इसीलिए इसका नाम किशानूर फॉरेस्ट डिजीज ही रख दिया। क्यों होता है? ये मंकी और जो वहाँ के एनिमल होते हैं उनको अगर वो टीक बाइट करता है ना, टीक, टीक देखा है? टीक को एक बार दिखा देता हूँ। जो उनके बाइट से, यस, ये है सारावती, ये है जोग फॉल, याद रखिएगा सारावती रिवर पे है।
जोग फॉल, ठीक है। ये कुंचिकल फॉल है, सबसे ऊंचा फॉल इंडिया का। और यस, प्लीज रिमेम्बर दिस, वाराही रिवर पे है, ठीक है। टीक, टीक ये होता है, इसी के काटने से होएगा किसान सूर जो डिजीज है, ठीक है। तो इसके पहले ये बंदर को काटेगा, और जब बंदर और इनके कांटेक्ट में हम आएंगे तो हमें होगा, इंसानों को होगा। इसका क्या सिम्पटम होता है? फीवर, रेडनेस ऑफ द आईज, सीवियर हेडेक एंड बॉडी पेन। ओके, तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जो अभी फिनेंस मिनिस्टर ने अपने इंटरिम बजट में बोला था कि पॉपुलेशन कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी हम बनाने वाले हैं, उसको लेके है। तो कमेटी बनेगी, उस पर क्या ध्यान देना चाहिए? इन्होंने, जो राइटर हैं वो फॉर्मर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर हैं, तो इन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा मूव है। इस मूव से काफ़ी एरिया में इम्पैक्ट आएगा, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग, फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में हमें पता चलेगा, हेल्थ, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल इन ऑल एरिया में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि पहले क्या इन्हें ध्यान रखना है, ड्राइंग ऑन द एक्सपर्टाइज फ्रॉम द फील्ड सच एज द डेमोग्राफी, पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक्स, सोशल सोशोलॉजी एंड गवर्नेंस। इसके साथ इन्होंने कहा कि कोलैबोरेशन भी होना चाहिए सभी स्टेक होल्डर को, और उसमें एनजीओज भी होने चाहिए, सिविल सोसाइटीज, एकेडमिया, सबका आप लेके उनमें पॉलिसी बनाइए, एनालिसिस कीजिए डेटा को, तब आप पॉलिसी में आइए। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड सोर्स को वेरीफाई करना जरूरी है। फिर इन्होंने कहा है कि इट विल प्रमोट द रिस्पॉन्सिबल फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस एंड इंप्रूव द हेल्थ आउटकम्स। ओके, रिसेंट में इन्होंने डेटा दिया है कि अभी हमने देखा है कि जो डिक्रीज इन द डिपेंडेंसी रेशियो, बिकॉज जो चाइल्ड बर्थ है वो कम हुआ है, फिर जो इधर कम होगा तो जो वर्किंग एज है 15 टू 64 एज का, वो तो इंक्रीज हुआ है ना, तो डेमोग्राफिक इंक्रीज हो गया। उसके बाद जो बूढ़े लोग हैं, एल्डरली पीपल है, उनकी डिपेंडेंसी और कम हो गए, तो डिपेंडेंसी कम हुआ है। छोटे बच्चे कम हो गए 1 से 14 15 वाले, तो वो डिपेंडेंसी कम हुआ है। इन्होंने ये भी बोला है कि जो यूएन का एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन है, हमने तो किया नहीं, अब पता नहीं कब तक करेंगे, तो 1.46 बिलियन बाई 2030 है। तो इन्होंने बोला है कि 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वी डोमिनेट, पहले नंबर पे आ ही गए हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का कम हुआ है, दिस इज गुड। इस कंडीशन में हम देखेंगे कि इंडिया का पॉपुलेशन भी आने वाले फ्यूचर में कम होगा, क्योंकि फर्टिलिटी रेट इन्होंने कहा कि अभी और कम होगा, रिप्लेसमेंट रेट से भी कम जाएगा। रिप्लेसमेंट होता है कि जितनी वुमेन, दो लोग मिलके, वन हस्बैंड एंड वाइफ मिलके, या मेल एंड फीमेल जो भी हो, उनमें मिलके अगर दो को रिप्लेस कर रहे हैं तो वो रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। तो एक वुमेन्स का जो टोटल लाइफ में बर्थ करने की कैपेसिटी होती है, वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो 2.1, क्योंकि कुछ बच्चे, अगर 100 में 105 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो 5 का डेथ भी हो जाता है, 100% सर्वाइव नहीं करते, इसीलिए 2.1 लेते हैं, ठीक है। इंडिया विल विटनेस ए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बाय दैट 2035 तक, तो हमें काफ़ी एरिया में अपनी पॉलिसी बनानी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ पर कैपिटा, जो ये है, यस, वर्किंग एज पॉपुलेशन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि पर कैपिटा इनमें है। इन्होंने बोला है कि ये तभी यूज होते हैं पॉजिटिव वे में जब हमारे पास इनमें इन्वेस्टमेंट हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, स्किलिंग करेंगे तभी होगा। अदरवाइज जब बिकम द बेन फॉर द एनी ऑफ द सोसाइटी और द कंट्री, क्योंकि अगर उनको जॉब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, क्योस क्रिएट करेंगे। तो ये हम देखते हैं, तो हमें किस पे ध्यान देना, क्रिएट न्यू जॉब, इंटीग्रेट इनफॉर्मल सेक्टर विद द फॉर्मल सेक्टर, empower the female labor force to increase their participation rate, ये सब पे। बिसाइड दैट सोशल एरिया में भी वर्क करना है, जैसे जेंडर डिसपेरिटी है, इसको कम कीजिए, इंप्रूव एक्सेस टू द एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, प्रमोट द फैमिली प्लानिंग, ये सब में हेल्प भी आएगा। अभी इन्होंने बोला है कि जो इंडिया का हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है 1% है, काफ़ी कम है, और डेवलपिंग कंट्री में 4-5% तक जाता है। तो हमें इस पे काफ़ी अभी इम्प्रूव करने की जरूरत है। एंड इम्प्रूव चाइल्ड एंड मैटरनल केयर, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमने अभी देखा है, इस पे और भी वर्क करना है, क्योंकि कई से पॉकेट रीजन इंडिया के ऐसे हैं जहाँ पे ये अभी अचीव नहीं हुआ, कुछ एरिया में है काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस, तो हमें
इक्वली हर एक एरिया में इसको एक्सप्रेड करना है। फिर हमने देखना है कि न्यूट्रिशनल डिप्रिवेशन है, जो अभी फूड सिक्योरिटी की बात करें हम लोग न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे जाएंगे, और ये जो है अमॉन्ग द चिल्ड्रेन लीडिंग टू द हंगर इनसिक्योरिटी एंड इम्पेयरिंग फिजिकल एंड कॉग्निटिव, जो बुद्धि क्षमता होती है, जो सोचने की पढ़ने की क्षमता होती है, उस पर भी इम्पैक्ट हो रहा है। इन्होंने अभी बोला है कि जो इंडिया का अभी जो डेटा है एज पर द यूनिसेफ 47% ऑफ द इंडियन यूथ जो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन, स्किल नहीं है। और कोविड-19 में हमने देखा है कि ये और बढ़ गया, क्योंकि आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट की जो चिल्ड्रन की नंबर है वो बढ़ी हुई है। यहाँ पे बोला है कि राइट टू एजुकेशन में जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी इंक्लूड कीजिए, जो अभी तक नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। ये अगेन द गैप बिटवीन द नीड फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्रीज एंड कंपनी एंड द स्कूल्स कॉलेज दे प्रोवाइड इज ह्यूज, देयर इज ह्यूज गैप। ठीक है, इट क्रूशियल दैट द पॉपुलेशन कमिटी इंक्लूड इम्प्रूवमेंट इन द डेटा कलेक्शन मेथोडोलॉजी, टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें एंड कोलेबोरेशन विद द स्टेक होल्डर्स, जैसे अभी बात हुआ कि एनजीओ एकेडमी सबके साथ आप कोलेबोरेट करें, ताकि जो डेटा का कलेक्शन का प्रोसेस हो वो यूजफुल हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रॉ डेटा कुछ भी उठा के ला रहे हैं, उसका यूज नहीं हो, यूज हो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। फिर इन्होंने कहा कि आगे इनका जो कलेक्शन मेथड है अडॉप्टिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसको डेटा को मेंटेन करना, कई जगहों से एक साथ इकट्ठा करना, ओपन सोर्स से भी इकट्ठा करना, मतलब लोग खुद ही डेटा करें कि हाँ, और उसको वेरीफाई कर ले पीयर टू पीयर, तो ये इजी हो जाएगा। इन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट और जो वेरीफाई करने के लिए बोला है डेटा वैलिडेशन एक्सरसाइज, पीयर टू पीयर रिव्यू, ये सब इन्होंने बोला है कि ताकि उसको मतलब लेजिटिमेट बना सके। इन्होंने बोला है कि अगर आप कर सके तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी कोलैबोरेट कीजिए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन, वर्ल्ड बैंक एंड एकेडमिया इंस्टीट्यूशन, आप इनके साथ भी कोलैबोरेट करके आ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में इन्होंने बोला है कि बाय अडॉप्टिंग ऑल दिस होलिस्टिक अप्रोच फॉर द पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजिंग द इन्वेस्टमेंट, तो हम हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्टैटिस्टिकल सिस्टम, ऑल सब का जो है ना, एक हम ये अगर सब इंक्लूड करते हैं तो जो डेमोग्राफिक पोटेंशियल है उसको यूज कर पाएंगे, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आप कंक्लूडिंग रिमार्क में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा इसको आप ट्राई करें। Yes, discuss the significance of establishing a high-powered committee to extensively examine the challenges stemming from the rapid population growth and demographic changes. 250 words 15 मार्क का है। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं कि कैसे इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या बॉडी पार्ट में आप लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, आप बता सकते हैं कि इंडिया का जो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन में क्या है, टोटल इसका, ठीक है, ये बता सकते हैं। फिर क्या बता सकते हैं, इसमें आप यस ये भी बता सकते हैं कि यूथ का क्या हालत है अभी। तो ये सब इंट्रोडक्शन में। कनेक्टिंग लैंग्वेज के लिए आप पोटेंशियल बता सकते हैं, अभी कंडीशन जो है वो बता सकते हैं। उसके बाद चैलेंजेज आप लेके आइएगा, बॉडी पार्ट का पहला पार्ट रहेगा ये चैलेंजेज जो हम फेस कर रहे हैं, और यस इसको अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या किस पे इम्पैक्ट आएगा उसको आप यहाँ पे कीजिएगा कि एजुकेशन पे, हेल्थ पे, और लास्ट में आप सजेशन दे दीजिएगा कि जो ये हाई कमिटी होनी चाहिए वो ये मॉडर्न इसको को फॉलो करे ताकि उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। एंड इन द लास्ट यू शुड कंक्लूड विथ दिस लाइन्स की, ठीक है ना। तो प्लीज़ एक लिख के एक बार कोशिश कीजिए, देखिए आपका आंसर कैसा लिखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग की बात जो गवर्नमेंट कर रही है, अब इंटरिम बजट में भी देखा है, उन्होंने बोला है कि 1 लाख करोड़ हम अलग रख देंगे और उसको 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में देंगे कि आप 50 सालों तक लोन नहीं देना पड़ेगा, लेके आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इसमें अभी तक इन्होंने यहाँ दिखा है कि कितना हमारा प्राइवेट और पब्लिक पार्टिसिपेशन है। पब्लिक में भी इन्होंने तोड़ा है कि सेंटर इतना देता है, स्टेट गवर्नमेंट इतना देता है। फिर बोले हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का जो 6.7% है और प्राइवेट सेक्टर का
36% है। इस पे हमें ध्यान देना है, इसको बढ़ाना है। फिर इन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर का बढ़ाना है, लेकिन साथ में ही हमें ये भी ध्यान देखना है कि इसका यूज ऐसा हो कि इंक्लूसिव हो, ऐसा नहीं हो कि प्राइवेटली वो प्राइवेट बेनिफिट के लिए हो। तो इन्होंने यहाँ बोला कि प्राइवेट सेक्टर को पे हम उतना बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर पब्लिक गुड्स पे नहीं करेंगे। तो इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है कि स्टेट लेवल पे ही इंक्रीज हो, जो 6.7% यहाँ पे है, इसको इंक्रीज किया जाए। फिर इन्होंने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि इंडिया का जो परसेंटेज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, घटा ही है। 2009-10 में देखिए 0.8% था जीडीपी का, अभी घट के 0.64% हो गया। और अभी की गवर्नमेंट है वो जो है वो एम करे कि 8 पे हम पहुंच जाएंगे, ये 1 लाख देके, ठीक है ना। तो दिस इज डिक्रीजिंग। उन्होंने कंपेयर किया है कि अभी नॉर्मल जो डेवलपिंग कंट्री ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, अब ब्राजील का देखिए 1.16% ऑफ द जीडीपी का ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करते हैं, और ये 0.83% खर्चते हैं। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। और यस, यहाँ पे प्राइवेट को बोला है कि उन पे आप रेगुलेट कीजिए। फिर इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो अभी आपने 1 लाख दिया है, उसको ये डिसाइड नहीं किया कि किस एरिया में होगा। जैसे आपने बोला है कि ये किसी भी एरिया में हो, सनराइज सेक्टर हो। सनराइज सेक्टर मीन्स जिसमें नया इनोवेशन के चांस हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो। तो वो तो किसी में भी हो सकता है, नए सनराइज टेलीकम्युनिकेशन में भी हो सकता है, हेल्थ केयर में भी हो सकता है, फिनेंस में भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट में भी हो सकता है, स्पेस फ्लाइट में भी हो सकता है। तो सब में हो सकता है, और कितने एरिया हो सकते हैं। इन्होंने इसीलिए बोला है कि आप एकदम डिफाइन कीजिए व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टू अचीव एंड व्हाट आर द डोमेन, किसको कितने टाइम में दे रहे हैं, टाइम फ्रेम में भी कीजिए कि आप क्या करके दिखाएंगे। तो हाउ गवर्नमेंट इंटेंडेड टू सेलेक्ट द बेनिफिशियरी, ये भी बताइए। ऐसे ये होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। इन्होंने यहाँ तक बोला है कि अभी हम जो अभी बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय दिस बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल है, उन्होंने बोला है कि अभी जो बायो मैन्युफैक्चरिंग का जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में अगर बदलें इसको, जो रिसर्च चल रहा है, तो हमें 2 बिलियन के करीब में लगेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस न्यूज। इसके बाद इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो है यस, जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके है। इन्होंने बोला है कि कोड तो काफ़ी अच्छा है, आपने काफ़ी नए नए प्रोस्पेक्टिव लाए हैं कि आप वीमेंस की इक्वालिटी की बात करते हैं। काफ़ी जो बेकार टाइप के जो वीमेंस के लिए निगेटिव इम्पैक्ट वाले थे, जैसे इद्दात, हलाला, ये सब को आपने इंड किया, काफ़ी अच्छा है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो आपने प्राइवेसी में इंटर करने की कोशिश की है, कि बोला है कि जो लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं वो पहले रजिस्टर करवाएं, और आफ्टर दैट उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, तब ये होगा। तो ये आप कहीं ना कहीं स्टेट उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। इफ एनी वन इज नॉट हार्मिंग एनी वन एल्स, व्हाट आर द प्राइवेटली दे आर डूइंग, व्हाट टू डू विद द गवर्नमेंट। स्टेट को क्या लेना है। प्राइवेटली अगर मैं खाना में कुछ भी खा रहा हूँ, भले उसमें नमक ज़्यादा हो, तेल ज़्यादा हो, व्हाट टू डू विद द गवर्नमेंट, इट इज़ माय पर्सनल मैटर। आई लाइक द मोर सॉल्ट और द लेस चिली, लेस स्पाइसी, so this is my choice. No, do I need to write a certificate and then I need to go with a way whom I want to be continue with the friendship? Does I need to write a government to government and the state? So this is the bad thing. This is the, ये जो हमारी लिबर्टी होती है ना, कल को आप कहेंगे कि सबको अगर कलर चेंज करना है, ऐसा चाइना में होता है कि स्टेट इंटर इनटू द एवरीथिंग, even you cannot tell anything about the anything wrong, means anything against the government, even in small bit. This is in the China. तो इन्होंने ये बोला है कि इस पे जो ये बोल रहे हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन वाला है, दिस इज नॉट गुड। ओके, दिस अनवांटेड इंक्लूजन ऑफ द सिटीजन्स पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी जो है उसको करेगा। फिर उन्होंने बोला है कि पहले ही सोसाइटी इतना हॉस्टाइल होती है इस सब रिलेशनशिप के बारे में, अभी कर देंगे तो और कितना लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इन्होंने पॉजिटिव फीचर भी बताया है। फिर इन्होंने बोला है कि ठीक है, लॉ तो काफ़ी अच्छा है, आपने इस समय जो लाया है तो पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन है, लोग उस पर अपना अपना स्पीच देंगे, तो पोलराइजेशन के चांसेस है। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर आपको करना ही था, जो पर्सनल लॉ है उसको भी रिफॉर्म कर दें सबका, सभी के जो पर्सनल रिफॉर्म है उसी में कह देते हैं आपका ये गलत है, इसको हटाइए, इसको हटाइए। सुप्रीम कोर्ट तो करती है ना, कोई लॉ अगर देखती है वो इनकरेक्ट तो इन्होंने कहा कि ये भी अचीव किया जा सकता था। तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है यूएस में, उसमें अभी कोलंबिया
सर्किट जो वहाँ का है, उन्होंने भी टर्म को बोला है कि आप इन्वॉल्व थे कॉन्स्पिरेसी, जो वहाँ पे मॉब अटैक हो रहा था 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद। तो यहाँ पे कई केस हो गए इनके खिलाफ। तो ये बोल रहे हैं कि अगर इनके खिलाफ अगर ऐसे ही केस होते रहे तो पता चले कि ये जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे उसके बाद उसके रिजल्ट आएंगे, अगर ये अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जैसे इन्होंने कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद ही इतनी सेंसिटिव इशू है कि उसको टच नहीं करेगी। दूसरी बात ये है कि अगर वो टच भी करेगी, एक महीना आते आते वो प्रेसिडेंट बन के गए रहेंगे, तो वहां पे ट्रम्प के पास व्हेन ही विल विन द प्रेसिडेंसी अगेन ही कुड हिज ओन पोजीशन एज सिटिंग प्रेसिडेंट टू आइदर गेट द केस अगेंस्ट हिमसेल्फ डिसमिस कर देंगे या उसको सेल्फ पार्डन कर लेंगे। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, यू शुड नो। तो कोचिंग पे अभी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया है कि 16 साल से कम के बच्चों को आप एडमिशन नहीं ले सकते, तो उस पर डिस्कस करना है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा बात है, क्योंकि जो कोचिंग है वो प्रेशर क्रिएट कर देता है बहुत ज़्यादा। तो दिस इज़ गुड, अब थोड़े वो ब्रीथ ले सकते हैं बच्चे। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो ये रिफ्लेक्ट करती है जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है वही बहुत डमाडोल है, उसी के कारण जो है कोचिंग इंडस्ट्री फ्लरिश करती है। फिर उन्होंने बोला है कि सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री को आप वो रिस्ट्रिक्शन लगा दें 16 ईयर्स, उससे नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पेरेंट्स का क्या रोल है। पेरेंट्स ही उस पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, उन्हीं वही इस स्टेज के मेन रीजन है। तो इस पर भी इन्होंने बोला है। फिर इन्होंने बोला कि स्टेट कितने डेडिकेशन से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि एजुकेशन इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों के बराबर पावर होते हैं। सेंटर ने तो गाइडलाइन कर दिया, लेकिन अब देखते हैं कि स्टेट इसको किस लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, उसको भी गाइडलाइन में बोला है कि इस पे पेनल्टी एंड फाइन लगेगा। तो दिस इज ऑल्सो गुड, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्हीं फॉल्स मिसगाइडिंग के नाम पे तो बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो दिस इज गुड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक को जो आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट किया है, इनको थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए रिकैप कहाँ कहाँ पे भी किया है। बोला है कि डिपॉजिट आप नहीं ले सकते और आप जो टॉप अप की सर्विस देते थे वो नहीं कर सकते। फिर इन्होंने बोला है कि कंटिन्यूस नॉन कंप्लायंस था इनका, इसको लेके था। फिर इसकी जो ओरिजिनल कंपनी है उसको याद रखिएगा, पेरेंट्स कंपनी 197 कम्युनिकेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट, वी विल conclude our session here. I think I have covered most of the area. So yes, thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.